हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो जैसा कि आपका आरआरबी का एनटीपीसी टायर 2 आपका 13 अक्टूबर को है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 1। तो इसमें आप बेसिकली आप मेरे से सीखोगे कि आपको किस क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगानी है। ठीक है, ताकि आप कम से कम टाइम में पूरा मॉक कंप्लीट कर सको। मतलब खींच के आपके अगर 35 क्वेश्चन है ना, 35 क्वेश्चंस, तो आपका आराम से ये 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे से ऐसी कुछ अप्रोचेस सीखोगे कि कौन से क्वेश्चन में आपको किस टाइप की अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें लीस्ट नंबर बताना है जो क्या कहता है रिमाइंडर 3 बैंड उसको डिवाइड करते हैं 5, 6 और 7 से। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा नंबर निकाल दें जो 5, 6, 7 से टोटली डिवाइडेड है। ठीक है, सपोज करो कि जैसे अगर हमें बोला कि कोई नंबर 5 से डिवाइडेड है, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 कब आएगा उसका। अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो 5 से फुली डिवाइडेड हो, ठीक है, जैसे 10 है, 5 से फुल डिवाइडेड है, इसमें अगर हम +3 कर लें, ठीक है, कितना आएगा 13। अब 13 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिनसे जो तीनों नंबर डिवाइड है उनमें ही क्या कर देंगे हम +3। अब देखो 5, 6, 7 से मतलब हमें इसका एलसीएम निकाल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा, 5 × 6 × 7, क्योंकि ये आपस में क्या है, को प्राइम है सारे जे। ठीक है, तो 5, 6 30, 30 × 7 210। तो मतलब हमारा इसका एलसीएम आ गया 210। ठीक है, और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था 3, तो हम इसमें ही +3 कर लेंगे तो हमारे पास 213 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 213 मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 216 एंड देयर HCF इज़ 18। तो अब हमें बताना है कि कौन सा पेयर पॉसिबल होगा। ठीक है, अब देखो जरूरी थोड़ी है हमें हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आपको सिर्फ अप्रोच सीखनी है कि किस अप्रोच के साथ। अगर हम देखें इसमें, अगर हम 18 जैसे ए पार्ट है हमारा, हम इसको ऑप्शन से ही कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा फर्स्ट ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या 18 और 198। ठीक है, और इसमें से अगर हम 18 कॉमन निकाल दें दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा 1 एंड 11। अब ये दोनों आपस में को प्राइम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ये दोनों आपस में को प्राइम। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनका HCF होगा, इनका HCF कितना होगा 18, तो एक ही नंबर आ गया हमारा 18। मतलब ए पार्ट ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इनका सम क्या बन रहा है 216 और इसका HCF क्या आ रहा है 18। अगर हम बाकी ऑप्शन भी चेक करें, अगर इसमें से 18 कॉमन निकाल लें तो इधर क्या बचता है 2 एंड 10। अब ये दोनों तो आपस में को प्राइम है नहीं, ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब ये सी पार्ट में अगर हम चेक करें 18 कॉमन निकालें, इधर क्या बचेगा 3 × 9 जा। ठीक है, तो 3 और 9 ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी कट गया। अब इसमें से भी अगर हम 18 कॉमन निकाल लें, इधर कितना आ जाएगा 4 और 8, तो ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी कट गया। मतलब एक ही ऑप्शन था जो हमारा, जिसका सम क्या था 216 और HCF आ रहा था 18। मतलब हम ए पार्ट को ही आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमारा एक ही पार्ट आंसर आ गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते थे। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन जी, और देखो 16 × 16 256, 256 से 256 कट गया, तो सीधा 256 ही आपका आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें कि बैन 7 की पावर 103 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब इसके लिए आपको एक यूलर्स थ्योरम सीखनी पड़ेगी। ठीक है, यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, जैसे सपोज करो मैं आपको इसी क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ। इस 7 की पावर 103 है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 103 से जस्ट बड़ा नंबर लेंगे 104। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे 6 से। जब इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें, मतलब 6 × 17 या 102, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2। मतलब जो हमारा रिमाइंडर आया ना 2, तो वही अगर हम 7 की पावर 103 है तो हम 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। मतलब 7 की पावर 2 जो रिमाइंडर आया होगा। और 7 की पावर 2 कितना होता है 49। ठीक है, अब 49 को ही कर लो आप 6 से डिवाइड। अब जैसे ही हम 49 को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से 8 जा 48, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 1। तो जय हमारा रिमाइंडर का रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर की जो एक प्लस करेंगे पावर में, और उसको जिससे हमें डिवाइड करने को बोला होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जो हमारा रिमाइंडर आएगा, तो जो हमारा ये इधर नंबर होगा ना, इसी में हम वही रिमाइंडर की पावर पुट करके हम जो ऑप्शन आएगा उसी को हम उस नंबर से डिवाइड बाय करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही इस केस में रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये है, ए नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%। नेट चेंज बताना है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा लो, मतलब 20 - 20 - 20 × 20/100। ठीक है, यही तो होता है a - b - ab/100।
ये तो होता है ना सक्सेसिव का, मतलब एक बार अगर हमने प्लस किया हो, एक बार माइनस किया हो, 20 कट गया, 0 0 0 0, मतलब -4%, मतलब -4% कौन सा, बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज बाउड फॉर ₹450 एंड सोल्ड एट 10% लॉस, मतलब हम 10 की चीज़ 9 की बेच रहे हैं। अब बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज़ बाउड फॉर, मतलब ये जो 10 की वैल्यू थी, 10 की वैल्यू कितनी थी 450, और 10 की वैल्यू 450 है, हम कह सकते हैं ए की वैल्यू होगी 45, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 को ही मल्टीप्लाई बाय 45 कर लो, तो अब 9 5 45, 9 4 36 प्लस 4 40, मतलब 405 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट को हम मार्क कर सकते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 12% 3 साल के लिए, मतलब 12% अगर हम 3 साल के लिए कितना होगा, 12 3 या 36%। ठीक है, अब 36% इसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब 36% है 9 से डिवाइडेड बाय होगा। ठीक है, अब जे भी 9 से डिविजिबल नहीं है, जे भी 9 से सिर्फ एक ही नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया हमारा डायरेक्ट, मैंने बता दिया कि ये 36 है, 9 का मल्टीपल होगा, तो मैंने सीधा 9 का ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ गया। पर लेकिन इसको अगर पूरा ही करना तो कर लो, 36% मतलब 36/100 ऑफ किसका, 5000। ठीक है, 0 कटे, 2 0 कटे, अब 5 6 30, 3 कैरी 5 3 15 17 18, तो 1800 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली मैंने तो 9 का मल्टीपल देखा, मैंने ऑप्शन में एक ही था, तो उसको ऑप्शन मैंने मार दिया था सीधा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन, बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 5000 एट 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आपको याद रखना है, CI एंड SI का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R का स्केयर अपॉन 100 का स्केयर। अब देखो इधर प्रिंसिपल कितना है, 5000 इंटू R का स्केयर, मतलब 10 का स्केयर, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे 100 का स्केयर। अब देखो 2 0 कटे, 2 0 कटे, अब वैसे ही 1 0 और 1 0, 1 0 और 1 0, मतलब हमारा कितना आ गया, 50 आंसर। तो हम ए पार्ट मार्क कर सकते हैं 50। ठीक है, तो ऐसे जे फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्या, PR² अपॉन 100 का स्केयर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 9, ए प्योर मिक्सचर ऑफ 40 लीटर 8 लीटर ऑफ, अब देखो ये आ गया रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन देखो आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इफ़ दिस प्रोसेस इज डन, मान हमने क्या किया शुरू में कि हमारे पास एक 40 लीटर प्योर मिक्सचर था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 8 लीटर ऑफ मिल्क निकाला एंड रिप्लेस विद वाटर, मतलब हमने रिप्लेसमेंट की किससे, वाटर के साथ। अब देखो अगर आप देखो शुरू में कितना था आपके पास, 40 लीटर था, अब 40 लीटर में से आपने कितना निकाला है, 8 लीटर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, मतलब 8 लीटर निकाला कितने में से, 40 में से, मतलब हम कह सकते हैं 1/5 हमने निकाल दिया। अगर हमने 1/5 निकाला, मतलब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा होगा कि 1/5 हमने निकाल दिया, मतलब इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा है, 4/5। ठीक है, क्योंकि 1 - 1/5 कितना होता है, 4/5, मतलब हमारे पास 4/5 रिमेनिंग होगा। अब बोला कि दिस प्रोसेस इज डन 1 मोर टाइम। ठीक है, इसको एक और बार हमने किया, मतलब एक और बार हमने क्या किया, 4/5 कर दिया इसको। तो हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितनी होगी। ठीक है, तो यही तो आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अब देखो 5 8 जा 40, 8 चौके 32, 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 कितना होता है, 40 40 12, मतलब 128/5। तो इसको अगर हम करें कितना आ जाता है, 5 2 या 10, 5 5 25, अब 30 हो गया, 5 6 जा 30, मतलब 25.6। तो 25.6 मतलब बी पार्ट हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, सिंपली 40 लीटर था, अब हमने निकाला कितना है, 8/40। ठीक है, मतलब 1/5 निकाला है, और 1/5 निकाला मतलब रिमेनिंग कितना होगा, 4/5। और यही प्रोसेस हमने 2 बार किया, मतलब एक और बार 4/5 कर लिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आ गया 25.60। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच गए। देखो कितनी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। ठीक है, बस आपको जब आप पेपर में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस करोगे ना, आपको इसी अप्रोच के साथ जाना है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर्स हैं, रेशो दी हुई है, हमें बताना है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 36, तो हमें बताना है नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो जो पहला नंबर है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इधर मैंने देखा कि हर एक नंबर जो पहला दिया 7 का मल्टीपल है, अगला नंबर 9 का मल्टीपल है, 9 का एक नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक है, क्योंकि ये 850 को है 9 का मल्टीपल। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें 36, मतलब हम कह सकते हैं 7 और 9 है, मतलब इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 का, 2 की वैल्यू मुझे दी है कितनी, 36। तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी होगी, 18, और ए की वैल्यू 18 है। इसका मतलब जो हमारा 7 वाला नंबर होगा ये कितना होगा, 7 × 18, और वैसे दूसरा नंबर 9
ये वाला कितना होगा 9 इंटू 18। अब देखो 7 इंटू 18 कितने होते हैं, 18 इंटू 7 जा मतलब 126, और 18 इंटू 9 जा कितने होते हैं 162। तो हमारे पास 126 और 162 आंसर आ जाएगा, मतलब डी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट दिया है हमें 50, और बोला कि देखो 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हमें दी है कितनी 50, और बोला कि इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ आल्सो इंक्लूडेड एवरेज बिकम 51। अब अगर हम एज ऑफ टीचर भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, पहले 40 थे टोटल मतलब पर्सन जितने भी थे, अब कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। जब हम टीचर की ऐड कर लेंगे तो हमारी एवरेज कितनी हो रही है 51। तो अब हमें बताना है कि जो टीचर की एवरेज होगी वो कितनी होगी। अब देखो टीचर की एवरेज कितनी होगी, अगर शुरू में एवरेज 50 थी, अब टीचर के आने पे एक बढ़ रही है पर कितनों पे 41 नंबर्स पे, ठीक है, 41 मतलब पर्सनस पे एक एवरेज बढ़ रही है। मतलब हम कह सकते हैं जो टीचर की एज होगी वो कितनी होगी 50 तो होगी, और साथ में एक बढ़ रही है किस पे 41 पे। हम सिंपली कह सकते हैं 50 प्लस 1 इंटू 41, मतलब 50 प्लस 41 कितने होते हैं 91। तो हम सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं कितना 91 आंसर होगा। ठीक है, क्या कैसे पता लगा जी, क्योंकि 40 पे क्या हो रही थी 50 एवरेज थी। अब देखो जब टीचर इंक्लूड किया, टीचर इंक्लूड करने से हमारे क्या होगी +1 एवरेज हो गई कितने स्टूडेंट्स पे 41 स्टूडेंट्स पे। मतलब हम कह सकते हैं जो 50 जो पहले एवरेज थी उससे जो टीचर की एवरेज मतलब टीचर की जो एज होगी वो कितनी ज़्यादा होगी 41 ज़्यादा होगी। मतलब पहले 50 थी, 50 प्लस 41 कितना आ गया हमारे पास 91 होगी। ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 और नंबर्स आर जे बतानी है हमें कितनी होगी। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या होते हैं। देखो हमने फार्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर क्या होते हैं एन का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट कोई भी एन ऑड नंबर्स का सम निकालना हो तो हम सिंपल कह सकते हैं वो एन स्क्वायर होगा। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी दिए हमें। तो वैसे इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, एवरेज इसकी आ जाएगी ना एन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन। तो एन से एन कटा मतलब एन नहीं बचेगा। और देखो 20 नंबर थे फर्स्ट 20, तो एवरेज कितनी होगी सिर्फ 20। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इतनी आसानी के साथ ऐसे मार्क कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, देखा 20 था 20 मार्क किया, आगे को बढ़े। ठीक है, तो आपको बस ये थोड़ी बहुत अप्रोच सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें आपको अगर सिलेक्शन लेनी है तो आपको पूरे नंबर ही लेने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी, ए ट्रेन इज़ 150 मीटर लॉन्ग पास द पोल इन 9 सेकेंड। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और देखो 150 मतलब स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और जो डिस्टेंस है 150 मीटर कितने 9 सेकंड में। अब ये तो हमारा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को अगर हमें देखो मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं 18/5, और किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना हो तो हम क्या करते हैं उल्टा 5/18। अब हमें करना था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, मतलब हम करेंगे 18/5, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और देखो 9 2 जा 18, अब 5 3 जा 15 मतलब 30 जा, तो 32 जा 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर आ गया। 60 कौन सा है ए पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप क्वेश्चंस को करोगे। अब बोला कि ए मैन गोज 60 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना एवरेज स्पीड। अब देखो अगर हमें मतलब दोनों जाने का डिस्टेंस भी और आने का डिस्टेंस भी अगर हमने सपोज करो बराबर डिस्टेंस कवर किया है ना किसी अलग अलग स्पीड से, तो हम कह सकते हैं जो एवरेज स्पीड होगी हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, वो कितनी होती है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये कब होती है एवरेज स्पीड, जब हमने क्या किया हो मतलब अलग अलग, जैसे S1 से भी हमने D डिस्टेंस कवर किया और S2 से भी हमने D डिस्टेंस ही कवर किया। अगर हमने सेम डिस्टेंस कवर किया तो उसके लिए आप एवरेज स्पीड का नॉर्मल फार्मूला सिंपल फार्मूला ये लर्न कर सकते हो कि 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो इधर हमें बोला कि 60 किलोमीटर ये गया और 60 किलोमीटर ही आया इस स्पीड से, मतलब हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं कितनी होगी एवरेज स्पीड, मतलब 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 15। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 15 और 12 कितना आ गया 27। ठीक है, अब 3 9 या 27, 3 5 जा 15, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, मतलब हम कह सकते हैं 5 4 जा 22 जा 40 अपॉन 3 आंसर हमारा आ जाएगा। अब 14.33 मतलब 14.3 मतलब 13.33 होगा। ठीक है, तो 13.33 मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोचेस के साथ आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब बोला जैसे ये क्वेश्चन है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। अब ए है काम करता है कितना 15 दिनों में, और बी है सेम वर्क करता है 20 दिनों में।
अब बोला कि इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, अब वो ऑल्टरनेट डेज वर्क करते हैं स्टार्टिंग विद ए, तो हमें बताना है वर्क कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, अब देखो मतलब टोटल काम कितना होगा 60, क्योंकि एलसीएम 15 और 20 का 60। अब ये 15 4 जा इसकी एलसीएम आ गई, मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3। अब देखो जो पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, जे आगे फर्स्ट डे, जे आगे सेकंड डे, मतलब पहले दिन 4 काम होगा और दूसरे दिन 3 काम होगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 डेज़ में काम होगा, 2 डेज़ में काम कितना होगा 4 3 7, 2 दिनों में काम कितना हो रहा है 7। अब हम देखो टोटल काम है अगर 60, मतलब 60 से पहले 7 का मल्टीपल कौन सा होता है 56, मतलब हम कह सकते हैं 7 8 जा 56 और इसी को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कह सकते हैं जो 16 डेज़ में काम होगा 16 डेज़ में वो कितना होगा 7 8 जा 56 काम हो जाएगा। और रिमेनिंग काम हमारा कितना बचा है 4, और 4 जो हमारा रिमेनिंग काम बचा है वो कौन करेगा ए करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले दिन ए ही काम कर रहा था, जो 4 काम है उसको ए कितने दिनों में करेगा 1 डे में। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल दिन लगे वो कितने 16 डेज इधर लग गए थे और एक दिन इधर, मतलब 16 + 1 कितना आ जाएगा 17 डेज आंसर। ठीक है, 17 डेज, तो 17 डेज मतलब ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 और पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 और एंड थर्ड पाइप है हमारे पास सी कैन एम्प्टी, ये क्या है एम्प्टी वाली है। ठीक है, ये हमें एम्प्टी करके देती है कितने 15 घंटों में। इसका भी एलसीएम कितना आ गया 60, मतलब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ए की 6, बी की 12 × 5 = 60 मतलब 5, और सी की कितना आ जाएगी 60/15 मतलब 4। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, ऐसे आ जाती है हमारे पास एफिशिएंसी। मतलब हम कह सकते हैं अगर हमें एक साथ काम करवाना होता, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो एम्प्टी वाली है मतलब -4 होगी। और हमें मतलब लास्ट में हमें क्या बोला है कि अगर हम हर एक पाइप को ओपन कर देते हैं एक साथ, तो अब काम कितना होगा अगर हम एक साथ हर एक पाइप को ओपन कर दें, मतलब 6, तो टोटल एफिशिएंसी जो टोटल रिलेटिव एफिशिएंसी वो कितनी होगी 6 + 5 - 4, मतलब हम कह सकते हैं 6 5 11, 11 में से 4 निकाले 7, मतलब 7 की एफिशिएंसी से काम होगा। और टोटल वर्क था 60, उसको किस एफिशिएंसी से करना 7 की एफिशिएंसी से, मतलब 60/7 आंसर आ जाएगा। तो 60/7 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था। अब जैसे ये क्वेश्चन x + 1/x की वैल्यू दी है 4, x³ + 1/x³ निकालनी है। ये मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया है कि x + 1/x = अगर a हो तो हम कह सकते हैं x³ + 1/x³ कितना होगा a³ - 3a। ठीक है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाली क्लास पढ़नी है मेरी तो जाके प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, अलजेब्रा वाले सेक्शन में जाके देख सकता है। ठीक है, तो वैसे ही x - 1/x अगर हमारे पास a होता तो हम कह सकते हैं x³ - 1/x³ वो कितना होगा a³ + 3 × a। अब हमें बोला था x + 1/x हमें दिया a, तो हमें बताना है x³ + 1/x³। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो x³ + 1/x³ होगा वो कितना होगा 4³ - 3 × 4। ठीक है, 4³ मतलब 64 - 12 मतलब 52, तो 52 कहाँ गया हमारा बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है a + b की हमें वैल्यू दी है, a भी दी है, हमें बताना है a² + b² कितना होगा। ठीक है, देखो ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि इसका अगर हम स्क्वायर निकाल दें, ठीक है, कितना आ जाएगा a² + b² + 2ab, वो कितना होगा हमारे पास 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। अब हमें ए बी की वैल्यू दी है 21, मतलब ये कितना होगा 2 × ab मतलब 42, मतलब हम कह सकते हैं जो a² + b² होगा वो कितना होगा 100 - 42 मतलब 58 इज़ योर आंसर, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ये क्वेश्चन डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है हमें। अब हमें पता है कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है साइड × √2, यही तो होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब हमें साइड × √2 दिया है हमें डायगोनल। ठीक है, तो इसकी साइड क्या होगी, साइड यही होगी, √2 को छोड़ के जो अलग बचा 14, मतलब हम कह सकते हैं साइड कितनी होगी 14। तो हमें निकालना था एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 196, तो 196 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना कि 2 वॉचेस हमने सोल्ड की 990 ईच, एक को सोल्ड किया 10% प्रॉफिट पे और दूसरे को सोल्ड किया 10% लॉस पे। हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, तो इसको तो मैं कह सकता हूँ सिंपल कि इसकी क्या है सेलिंग प्राइस सेम है और कॉस्ट प्राइस सेम होती है ना इसकी, तो हम आराम से क्या दिया 2 वॉचेस आर सोल्ड एट इतना। अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेम होती है तब तो हम आराम से कह सकते हैं 0 आंसर होगा। ठीक है इसका। अब ऐसे ही 2 वॉचेस सोल्ड की 990 हर एक। अब बोला कि 1 इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, मतलब एक वॉच हमने
समझ लो 10 की वॉच थी, ये CP लिख लिया मैंने, और ये समझ लो फर्स्ट वॉच है, ये सेकंड वॉच, ठीक है। पहली वॉच हमने 10 की वॉच थी, उसको कितने की बेचा, 10% प्रॉफिट में, मतलब 10 की वॉच 11 की बेची। और दूसरी वॉच है जो हमारी, हमने क्या बेचा, 10% लॉस पे, मतलब हम कह सकते हैं 10 की चीज़ हमने 9 की बेची। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गया कि 2 वॉचेस आर सोल्ड एट 990 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी सेम है, हमें 990 को लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि सेलिंग प्राइस सेम है। पर लेकिन इधर सेलिंग प्राइस 11 आ रही है, इधर सेलिंग प्राइस 9 आ रही है, तो हम मतलब हम कह सकते हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू रेशो हो जाएगी फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, वो कितने आ जाएगी, 90 और 99, और जो सेकंड वॉच है उसकी आ जाएगी 11 इंटू 10 जा 110 और 11 9 जा 99। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम आ गया ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दिया था 990, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस तो हमारे पास सेम आ गया, हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखो जो हमारा टोटल था, ठीक है, टोटल मतलब ये CP था हमारा और ये SP था, मतलब हम कह सकते हैं जो CP है टोटल कितना होगा, 110 प्लस 90 मतलब 200, 200 क्या है हमारे पास CP, और वैसे ही हमारे पास SP कितना आ रहा है, SP आ रहा है हमारे पास 99 प्लस 99 मतलब कितना 198, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 200 की चीज़ थी टोटल वॉचेस, वो हमने कितनी 198 की बेची। तो इधर क्या हुआ, लॉस हुआ है, हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ कितना 2 का, किस पे 200 पे, तो 100 पे कितना होगा, यही हमें निकालना है, ये घटा, मतलब 1% का हमारे पास क्या हुआ होगा लॉस, मतलब हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ 1%, ठीक है। क्योंकि मैंने इधर क्या किया, सेलिंग प्राइस पहले सेम की, अगर मैंने सेलिंग प्राइस सेम की तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस का टोटल आ गया, मतलब 90 प्लस 110 200 और 99 प्लस 99 198, मतलब हम कह सकते हैं कि 200 की चीज़ 198 की बेची, मतलब 2 का लॉस हुआ 200 पे, तो मतलब कितना लॉस हुआ 1% का लॉस हुआ, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जो बैट्समैन एवरेज इन 10 इनिंग में उसकी एवरेज थी 30 टू रेज हिज एवरेज 32, तो अब बताना उसको 11 इनिंग में कितना, मतलब जो 11th इनिंग होगी उसमें कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो 11 इनिंग में जो वो स्कोर कर रहा है, ठीक है भाई, उससे क्या हो रहा है, इसकी +2 एवरेज इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले एवरेज 30 थी, 30 पे कितना 2 इंक्रीज़ हो रही है, कितने मतलब कितने नंबर ऑफ मैचेस पे 11 पे, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं उसको जो 11th इनिंग होगी उसमें कितने नंबर बनाने पड़ेंगे, मतलब कितने स्कोर बनाने पड़ेंगे, मतलब 30 + 2 × 11, तो ये कितना आ गया हमारे पास 30 + 22, 30 + 22 कितने होते हैं 52, ठीक है। तो 52 आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन कैसे किया कि 10 मैचेस में उसके एवरेज 30 थी, 11 मैचेस में उसके एवरेज कितना आ गई 32, मतलब जो 11th मैच होगा उसमें कितनी होगी, पहले मतलब 30 पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है +2 का कितने मैचेस पे 11 पे, तो 11 × 2 22, 22 + 30 52, तो 52 आंसर हमारा आ गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 22, ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। अब ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप किस अप्रोच के साथ जा सकते हो। अब बोला कि ए मैन स्पेंड, समझ लो इधर लिख लिया मैंने टोटल सैलरी, ठीक है, इधर लिख लिया मैंने एक्सपेंडिचर, इधर लिख लिया मैंने सेविंग, ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख लिया। अब बोला कि ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी, मतलब सपोज करो उसकी सैलरी थी 100, उसने क्या किया 80% अपनी सैलरी एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंड कर ली, 80 स्पेंड कर ली, तो सेविंग कितनी बची उसके पास 20, ठीक है। अब बोला कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अब बोला कि इसकी इनकम है जो ये +20% हो जाए, मतलब 120 हो जाए 100 से 120। अब बोला कि एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 10%, 10% ऑफ 80 कितना होता है, मतलब +8, मतलब 88 हो जाए। अब देखो अगर उसकी सैलरी 120 हो गई, एक्सपेंडिचर मतलब 88 हो गया, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं 120 - 88 वही तो सेविंग होगी, क्योंकि अगर हमें टोटल सैलरी में से जितना हमने खर्च किया उसको हम निकाल दें तो वही तो हमारे पास सेविंग बचेगी। अब 120 में से 88 निकाल कितने होते हैं 20 + 12, 20 + 12 मतलब 32, तो 32 इसकी क्या आ गई न्यू सेविंग। अब बोला कि हिज सेविंग इंक्रीज बाय 300, जो अब देखो सेविंग में कितना 12 का फ़र्क पड़ा, अब 12 की वैल्यू हमें दी है कितनी है 300, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 12 सेविंग इसकी इंक्रीज़ हुई वो असल में कितनी थी 300, मतलब हम कह सकते हैं कि इधर 3 4 या 12, 4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हाँ 3 4 या 12, 4 की वैल्यू कितनी थी 100, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 25, क्योंकि 4 1 जा 4 25 जा, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, हमें निकालना है फाइंड हिज इनकम। अब इनकम क्या थी इसकी 100 थी इनकम। अब अगर हमारे पास ए की वैल्यू 25 आ गई तो हम मतलब कह सकते हैं 100 की वैल्यू कितनी होगी 2500, तो 2500 क्या आ गई इसकी इनकम, ठीक है, क्योंकि सैलरी क्या थी इसकी 100,
ठीक है, टोटल सैलरी तो 100 ही थी, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 2500। तो मैंने ऐसे करके आराम से निकाल दिया। मतलब पहले 100 से सैलरी 120 हुई और एक्सपेंडिचर हमें दिया था 80 से 88 हो गया, तो इसकी सेविंग कितनी 20 से 32 हो जाएगी। मतलब 12 का इंक्रीज़ हुआ और 12 की वैल्यू हमें दी है 300, और 12 की वैल्यू 300 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25, और अगर एक की वैल्यू 25 तो हम कह सकते हैं जो सैलरी थी हमारी 100 की वैल्यू कितनी होगी 2500। ठीक है, तो ऐसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। अब बोला है, देखा इस क्वेश्चन में बोला कि ए डीलर अलो 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल गेन। अब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें कभी भी सीपी और एमपी की रेशो निकालनी हो तो हम कह सकते हैं कि सीपी की रेशो होगी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होगा जो हमारा होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जो हो जाती है इसकी सीपी और एमपी की रेशो क्या होती है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। हमें ऐसे याद रख देना है कि अब देखो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है कम होता है, मतलब कह सकते हैं जो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और प्रॉफिट हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो सीपी और एमपी की रेशो आ गई हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में यही बोला कि ए डीलर अलो 20% डिस्काउंट और गेन करता है 25%। मतलब हम कह सकते हैं जो सीपी और एमपी की रेशो होगी वो क्या होगी 100 माइनस 20 और 100 प्लस 25। ठीक है, मतलब 100 माइनस 20 80 रेशो 100 प्लस 25 मतलब 125। बोला कि फाइंड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। अगर हमें मार्क्ड प्राइस दी है 1000, अब मार्क्ड प्राइस मतलब 125 की वैल्यू हमें दी है 1000। ठीक है, हमें क्या निकालना है 80 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको कट कर लें, ठीक है, अब 25 5 जा 25 40 जा 1000, और 5 1 जा 5 5 8 जा 40, मतलब ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 8 है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी 80 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, मतलब हम कह सकते हैं 640 रुपीज़ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको इस अप्रोच के साथ जाना है जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी फुल नंबर ला पाओगे, और इसमें अगर आपके फुल नंबर ना आए ना तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स में फुल नंबर तो लाने पड़ते ही हैं, तभी आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि आरआरबी है ही ऐसा एग्ज़ाम। ठीक है, अब हमें बोला कि ए ट्रेन इज़ 120 मीटर लॉन्ग पासिस ए प्लेटफॉर्म इन पासिस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 12 सेकंड। हमें उसकी स्पीड बतानी है। अब देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया 120 प्लस 180 मतलब 300 किया, कितने सेकंड में 12 सेकंड में। ठीक है, तो जे क्या आ गई मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया इसका, पर हमें आंसर किस में चाहिए किलोमीटर पर आवर्स में। अब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, इसको हम क्या करेंगे 18/5, ये अभी मैंने पहले बढ़ाया था। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। 6 2 12 6 3 18, अब ये 5 6 30 0, अब 2 से 30 जा। ठीक है, तो 30 इंटू 30 30 इंटू 3 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। तो 90 कहाँ पे सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। बस अगला क्वेश्चन, ए मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ठीक है, देखो मिल्क है और वाटर है, किस रेशो में 7:5 में। अब बोला है 9 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडिड। हमने क्या किया 9 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया और जो रेशो थी वो बन गई 7:8। अब देखो हमने मिल्क को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा है। ठीक है, मिल्क को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने क्या किया वाटर ऐड किया, मतलब हम कह सकते हैं जो मिल्क है हमारा सेम रहना चाहिए था। अब देखो मिल्क इधर भी 7 है इधर भी 7 है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मिल्क था वो तो हमारा सेम है। ठीक है, तो अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मिल्क 7 है पर लेकिन वाटर क्या हो रहा है 5 से 8 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है। अब 5 से 8 हो रहा है अगर, तो मतलब हम कह सकते हैं 5 से 8 मतलब 3 का डिफरेंस है। 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में 9 लीटर। अब हमें बताना कि जो इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या थी। और 3 की वैल्यू 9 लीटर है, मतलब हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 3 लीटर होगी, और 1 की वैल्यू 3 लीटर मतलब शुरू में जो मिल्क था मिल्क कितना था 7, मतलब हम कह सकते हैं 7 की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 3, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आई 3, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 3 मतलब 21 लीटर। तो 21 लीटर मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन 2 नंबर्स हैं रेशो 5 7 में, हमें बताना है उसका HCF हमें दिया है 6, तो हमें बताना है नंबर क्या होंगे। अब देखो 5 7 में अगर, ठीक है, अगर हम इसको काटें, देखो नॉर्मली अगर हम करें, ठीक है, अगर हम इसको काटें ये कितना आ जाएगा हमारे पास, किससे कट रहा है ये 4 से, 4 3 या 12 से भी कट रहा है ये। तो अगर हम इसको काटें ये कितना आ जाएगा 12 3 या 36, 12 4 या 40 है, मतलब 3:4 आ रहा है। इधर कितना है 5:7 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और इसको काटें 12 से काटें 12 2 या 24, 12 3 या 36, 2:3, इधर 5:7 चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, ये किससे कटता है 7 से कटता है, 7 से भी नहीं कट रहा ये
5 4 9 3 2 6 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब 6 7 जा 42 और 6 9 जा 54, 7:9 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब एक ही ऑप्शन होगा। इसको काट कर देख लो, 30 और 42 है, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, तो 5:7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो इसको हम मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे कौन सी अप्रोच लगाई, मैंने ऑप्शन देखे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व मैंने किया ही नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ ऑप्शन देखे और वहाँ से कर लिया। और ऑप्शन बाई चांस अगर नहीं भी देखने होते आपको ऐसे सॉल्व करना होता, ठीक है। छोड़ो ऑप्शन नहीं देखो, ठीक है। ऑप्शन अगर समझ लो 2 सेम आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि इफ़ देयर HCF इज 6, HCF हमें 6 दिया है, मतलब कह सकते हैं ये दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। दोनों को प्राइम नंबर है और इनके बीच में 6 कॉमन भी होना चाहिए था, क्योंकि HCF 6 है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो पहला नंबर होगा वो कितना होगा 5 × 6 और दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा 7 × 6, मतलब 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, तो 30 और 42 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब बोला कि एक कोन ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दी है हमें 175 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें बताना नंबर ऑफ स्फीयर कितने होंगे। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन इसको भी हम कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 49 है, 175 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए अगर हम 7 कॉमन है ना, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 7 और 25 आ रहा है। और हमें पता है 7 24 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना। 7 24 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको भी हमने मल्टीप्लाई बाय 7 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 7 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 49 7 4 28, 2 कैरी 7 14 15 16 168 और 25 7 जा 175। ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। और देखो रेडियस हमें दी है, स्लैंट हाइट हमें दी है। अब देखो रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट आपस में क्या होते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास स्लैंट हाइट का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, h² प्लस रेडियस का स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब वो क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो स्लैंट हाइट और रेडियस ये आपस में क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और देखो एक दिया है हमें 49, एक दिया है 175, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास हाइट होगी वो कितनी होगी 168, हाइट आ गई हमारे पास 168। अब हमें अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर निकालने हैं हमें। अब हमने क्या किया, जो हमारा कोन है उसको मेल्ट किया, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगी उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है हमारे पास क्या 4/3 होती है ना, नहीं 1/3 πr²h, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी 1/3 πr²h। आर कितना था 49 × 49 × हाइट कितनी आ गई हमारे पास 168, ठीक है। और वैसे इसको डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। अब स्फीयर हमें पता कितना होता है 4/3 πr³ और स्फीयर का रेडियस दिया है हमें 7, तो मतलब हम कह सकते हैं 7 × 7 × 7, ठीक है। और 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। अब जे 7 7 जा 49, एक 49 कटा। अब 4 से 4 4 जा 16, 4 4 16, 4 2 जा 8, ठीक है। जा गया हमारे पास क्या, कट गया सब कुछ। अब ये 7 7 जा 49, मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास आंसर कितना होगा 42 × 7, 42 × 7 मतलब 7 2 14, 7 4 28 29, 294 है ही नहीं ऑप्शन, ये क्या हो गया, तो कुछ गलती तो नहीं किया हमने। हाइट आ गई हमारे पास 168 ही आएगी ना। इधर देख लो, इधर 7 25 और 24 का होता है, तो 24 × 7, 7 4 28, 2 7 14 15 16, 168 ही आ रहा है, ठीक है। एक और बार और करके देख लेते हैं इसको। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन है, शुरू में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 πr² होती है ना, 1/3 πr²h, हाँ यही होती है 1/3 πr²। रेडियस कितना 49 × 49 × हाइट कितनी आ गई हमारे पास 168। हम आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। गलत कैसे आ गया ऑप्शन, 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होती है 4/3 πr³, आर कितना था 7 × 7 × 7, ठीक है। पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, ठीक है। अब देखो 7 7 जा 49 कट गया, 7 7 जा 49, एक और 7 कट गया। अब 4 बचा हमारे पास, 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, मतलब हमारे पास आ रहा है 7 × 42, 7 2 जा 14, 1 का 7 4 28 29, 294 ही आ रहा है, ठीक है। पहले भी 294 ही आया था ना, तो मतलब ये ऑप्शन ही गलत होंगे। ई पार्ट लगा लो ऑप्शन ऑफ
294। तो 294 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यही होना चाहिए था, मेरे ख्याल से यही होगा। 1.3 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है कौन की वॉल्यूम। हाँ यही होगा, देख लो आप 294। अगर ये ऑप्शन गलत होगा ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने गलत निकाला है और क्या गलत निकाला है। ठीक है, अगर गलत निकाला होगा तो ऐसे मत कर देना कोई कमेंट। अब अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक डायगोनल हमें दिया है 18। हमें बताना है कि लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही तो होता है। और देखो 1/2 डायगोनल 1 हमें दिया है 18 और डायगोनल 2 हमें पता ही नहीं है। अब हमें दे दिया है टोटल 108। अब 2 9 जा 18, अब 9 से कटा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब D2 कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मतलब बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर जे, साइन ए दिया है हमें जे, तो हमें बताना वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। अब पता है आपको साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कह सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। मतलब ये तो जो साइन है, साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉस ए माइनस 30। मतलब आप सिंपली कह सकते हो जो 90 माइनस ए की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास ए माइनस 30। मतलब आपके पास 2a कितना आ जाएगा, 90 प्लस 30 120। मतलब जो ए होगा हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये अगला क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट हमें दिए हैं 50 और बोला कि एवरेज मार्क्स ऑफ ओनली बॉयज़ है 55 और एवरेज मार्क्स ऑफ ओनली गर्ल्स है हमारे पास 45। तो अब बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा पर ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, अब देखो हमें एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़, हम बॉयज़ को अगर बी मान लें, ठीक है, बॉयज़ के एवरेज नंबर हमें कितने दिए 55, मतलब हम कह सकते हैं 55 बॉयज़ जा जाएगी टोटल, मतलब जो भी टोटल मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज़। ठीक है, सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज़ कितना आ जाएगा 55 इंटू नंबर ऑफ बॉयज़ जो भी हैं उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, वैसे ही प्लस गर्ल्स का कितना है 45, मतलब हम कह सकते हैं 45 गर्ल्स। ये किसके इक्वल होगा 60 इंटू टोटल एवरेज कितनी थी 50, मतलब 60 इंटू 50। अब इधर से अगर हम 5 से काट लें, 5 11 जा, 5 9 जा, 5 10 जा, मतलब हम कह सकते हैं 11 बॉयज़ प्लस 9 गर्ल्स इक्वल्स टू 600। ठीक है, और हमें पता था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, मतलब हम कह सकते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल हमें कितने दिए हैं 60 दिए हुए हैं। अब देखो हमें अगर बॉयज़ निकालना है मतलब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स सेम करनी पड़ेंगी। इस पूरी को इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 9 9 और इसको भी 9, ये कितना आ गया 9 6 54, मतलब 540। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, 9 से 9 कट गया, 11 में से 9 मतलब 2 बॉयज़ इक्वल्स टू 600 में से 540 मतलब 60, मतलब 2 बॉयज़ कितने हैं 60, मतलब हम कह सकते हैं बॉयज़ की वैल्यू कितनी होगी 30। तो बॉयज़ हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू 30। और देखो मैंने इस क्वेश्चन को कितने ढंग से अप्रोच के साथ किया है। ठीक है, मैंने ऐसे करके इक्वेशन बना ली 2 और सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितने आराम से हमारा आंसर आ गया, बॉयज़ की वैल्यू कितनी 30। कोई झंझट नहीं फंसा, आराम से हमारा आंसर आया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन जे, ए डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस बट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9। अब देखो सम 9 कब आ सकता है, अब एक डाइस में टोटल 1 से लेके 6 टर्म्स ही होती हैं। अब अगर 1 आए हमारे पास, ऐसा तो हो नहीं सकता दूसरे डाइस में 8 आ जाए, वो तो कभी होगा नहीं क्योंकि 8 + 1 नहीं तो 9 होगी। ठीक है, अब देखो 9 कब आ सकता है, जहाँ तो पहले डाइस में 6 आए और दूसरे डाइस में 3 आ जाए, 6 3 9। जहाँ तो पहले डाइस में 5 आए, दूसरे डाइस में 4 आ जाए। ठीक है, 5 4 9, इनके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है, कि जहाँ तो यही आना चाहिए, जहाँ 6 3 या फिर 5 4, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 6 आ जाए, मतलब पहले डाइस में 3 दूसरे डाइस में 6, या फिर पहले डाइस में 4 दूसरे डाइस में 5, मतलब यही 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू वो कितनी है 4 अपॉन, अब टोटल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। ठीक है, अब हमें जब भी हम देखें ऐसे बन सकता है ना 1 1 1 2 1 3 1 4, वैसे 2 1 2 3 2 4। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है, मतलब जो टोटल बनते हैं वो कितने बनते हैं 6 × 6 मतलब 36 बनते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो कितनी होगी 4/36, 4/36 मतलब 1/9। तो 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/9 दिया नहीं है, अच्छा इसको सिंपली दिया 4/36 में ही दिया है जी, ऑप्शन कट के 4/36 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ए कैन रो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी स्टिल वाटर में। ठीक है, पहले आप बोट की स्पीड स्टिल वाटर, पहले समझ लो आपकी बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर अगर हमें निकालनी हो, कैसे निकालते हैं स्टिल वाटर, वो क्या होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। ये क्या आती है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। और वैसे ही हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी होती है बाई चांस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो क्या होती है डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है माइनस अपस्ट्रीम में जो स्पीड है अपॉन 2। ठीक है, ये आते हैं बोट की स्पीड का फार्मूला और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फार्मूला। अब देखो ये डाउन स्ट्रीम है, इधर डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, अब देखो 12 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, मतलब 12/3 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गई डाउन स्ट्रीम। वैसे ही अप स्ट्रीम क्या होगी, 12 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, मतलब 12/4 मतलब कह सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड हम कह सकते हैं कितनी होगी 4 + 3/2, 4 3 7/2। तो 7/2 कौन सा ऑप्शन आ गया, 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो 3.5 किलोमीटर पर आवर मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन जी, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हाइट दी है हमें जे, हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अब देखो मैं आपको पहले हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ड्राइव करना सिखा दूँ कैसे होता है। देखो जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, हमने बाई चांस बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ए जा गया। अगर हम जहाँ से एक हाइट ड्रा करते, ठीक है हाइट ड्रा करते, ये क्या आती है इसकी हाइट। अब जो हाइट होती है इसकी मतलब ये मीडियन होता, ठीक है, हम मतलब कह सकते हैं जो ये आधा है जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये अब a/2 होगा और ये क्या होगा a/2। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो हमारा जे वाला ट्राइंगल बना, जे वाला ट्राइंगल वो क्या बना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसी में हम कह सकते हैं जो हमारा a² होगा वो किसके इक्वल होगा h² + a/ मतलब a/2 का होल स्क्वायर, मतलब a²/4। मतलब जो h² होगा वो हमारा सिंपली क्या होगा a² - a²/4, मतलब हम कह सकते हैं 3a²/4। ठीक है, और वैसे अगर हम हाइट निकालनी होती, हाइट क्या जाती स्क्वायर उस तरफ जाता है √, मतलब √3a/2। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हाइट होती है वो क्या होती है √3/2 × a। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी है 9। तो मतलब हम कह सकते हैं जो साइड होगी हमारी कितनी होगी 9 × 2 = 18/√3। ठीक है, अब वैसे इसको रैशनलाइज कर लो, मतलब √3/√3। ठीक कर लिया, तो अब ये आ जाएगा 3 3 6 = 18, मतलब साइड आ गई हमारे पास 6√3। तो हमें क्या बोला साइड ही पूछा था, नहीं एरिया बोला, सॉरी एरिया बोला। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 × a²। ठीक है, तो अब हमें एरिया बोला है, एरिया क्या होगा √3/4 × a²। कितना है 6√3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √3/4 × 6 = 36 × 3। अब 4 से कटा 4 9 = 36, मतलब हम कह सकते हैं 9 3 = 27√3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 27√3 मतलब सी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग रेड किंग। अब देखो जो हमारे कार्ड्स होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं ना। एक आ जाता है कौन सा क्लब स्पेड है ना, क्लब स्पेड डायमंड और हर्ट, यही होता है। ठीक है, अब ये दोनों होते हैं, ये होते हैं ब्लैक कार्ड, और ये दोनों होते हैं, ये होते हैं दोनों रेड कार्ड। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है किंग की प्रोबेबिलिटी बोली है। हमें पता है कि इसमें एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग। अब टोटल हमें क्या बोला सिर्फ रेड किंग बोला है। अब रेड किंग कितने होंगे, सिर्फ 2 ही तो होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं जो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 2 ही रेड किंग होंगे, और टोटल कितने में से 52 में से, मतलब 1/26 इज़ द आंसर। तो 1/26 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, 2 नंबर्स हैं, रेशियो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया है हमें 208 और डिफरेंस दिया है उनका 4। और देखो इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है। तो ऑप्शन से अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता हम कैसे करते हैं। अब देखो ऑप्शन से ही करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर 0, 6 और 0 6, मतलब यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए था, पर इधर यूनिट डिजिट कितना है 8, मतलब ये पार्ट तो हमारा आंसर कट गया। ठीक है, अब 8 का अब ये वाला 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6 ही। ठीक है, पर 6 4 10, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, इधर पर हमें क्या चाहिए 8, ये भी ऑप्शन कट गया। अब इधर 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट में 4, और 2 का स्क्वायर लास्ट में कितना होता है 4, और 4 और 4 8,
यूनिट डिजिट कितना चाहिए 8, तो यही हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा। और वैसे अगर हम इसको देखते हैं 6 का स्क्वायर 6 यूनिट डिजिट में 6 और 0 में लास्ट में 0, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका स्क्वायर करके हमारा 208 आ रहा था, तो हम उसको डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते थे। ठीक है, सी पार्ट। अब ऐसे अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको निकालना है बाई चांस, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो 2 नंबर्स हैं सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर दिया है हमें ये, मतलब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया कितना 208, और बोला कि एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, और उसका डिफरेंस दिया 4, मतलब ए माइनस बी हमें दिया कितना 4। और हम इसी का स्क्वायर कर लें, इसी का हम क्या कर लें स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें 208 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो 2ab था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 208 में से 16 गए, और 208 में से अगर हम 16 निकालें हमारे पास कितना बचेगा 192, और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 9 जा 18 2 6 जा 12, मतलब ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 96। ठीक है, अब ab की वैल्यू कितनी आ गई 96, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 96। अब 96 आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लो 49 जा 140, ये तो होगा नहीं, 16 इंटू 12 ये भी नहीं होगा 196, अब 12 8 जा 96, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 96 आ रहा है। ठीक है, अब 6 टाइम जा 60, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है 96, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, जरूरी खोड़ा है इसको आप पूरा ही करो। ठीक है, जे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आपको अप्रोच लगानी होती है, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन इतने थे, टोटल हमने 35 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, क्योंकि CBT 2 में आपके टोटल 35 क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम आगे भी मॉक टेस्ट और करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।